हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान। शुरू कर जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो अब हम जानेंगे उन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आते हैं, यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन की अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, हम जा रहे हैं बात करने उन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं। तो बता रहे कि द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी आर वेरी रिएक्टिव। तो आपको पता ही है जो मेटल्स ऊपर की तरफ होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। उनको हम सिंपली कार्बन के साथ हीट करके हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनको हम जो है सिंपल तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते कि भाई उनको कार्बन के साथ हीट करके हमने इजीली बना लिया या ऑब्टेन कर लिया प्योर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। जैसे जो कार्बन है वो ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को, कैल्शियम के ऑक्साइड्स को, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स को, इन सभी को जो कार्बन है वो इन सभी को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, कि मतलब वो रिड्यूस करके उनका रिस्पेक्टिव मेटल्स बना दे, ऐसा ये नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज क्यों? क्योंकि दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि इन मेटल्स के पास जो होता है ऑक्सीजन के लिए कुछ ज़्यादा ही एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इनकी ज़्यादा एफिनिटी है, तो कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इन मेटल्स की एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के लिए वो कार्बन से भी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तब देखिए कि क्या बोल रहा है इसके बाद। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि भाई जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है इनको अब कैसे प्राप्त किया जाएगा, कौन सी प्रोसेस से प्राप्त किया जाएगा। तो इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा हम इन मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इन सभी को कैसे प्राप्त करते हैं प्योर फॉर्म में, इनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और हमें ये प्योर फॉर्म में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ये ध्यान रखिएगा मेटल कहाँ डिपॉजिट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई जो प्योर मेटल इलेक्ट्रोलिसिस में कहाँ डिपॉजिट होगा। तो आपको याद रखना है कि जो ये मेटल्स हैं ये कहाँ डिपॉजिट होंगे, दे विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड क्या होता है, जो डिपॉजिट के रूप में मिलेगा कैथोड पर, कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर। तो कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और यहीं पर हमें प्योर मेटल मिलेगा। वेयर एस क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। लेकिन जो क्लोरीन होगा वो कहाँ लिबरेट होगा, एनोड पर लिबरेट होगा, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पर लिबरेट होगा, जो कि क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लोरीन और कैथोड पे क्या मिलता है, प्योर मेटल। ठीक है, द रिएक्शंस आर, रिएक्शन कैसे होते हैं, एट कैथोड हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na हमें प्योर Na के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे हमें क्या मिल गया, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक Na हमें यहाँ प्योर Na के रूप में मिल गया, सोडियम के रूप में। और एनोड पे क्या मिलेगा, 2Cl नेगेटिव, यानी कि Cl2 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लिबरेट करके दे रहा है हमें, एनोड पे मिल गया क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके हम एल्यूमिनियम को भी प्राप्त। ठीक है, पिक्चर में एनोड, एनोड के नीचे मिल रहा है और एनोड देखिए इस तरह से सेटअप बन रहा है और हो रहा है।
की रिफाइनिंग कैसे होती है। तो जब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की बात हो रही है तो वेरी प्योर, जो भी मान लो मेटल्स हमें ऊपर, जो भी मेटल हमें ऊपर की सारी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं, रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा प्योर नहीं होता है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज, इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसको रिमूव किया जाना चाहिए। क्या प्राप्त करने के लिए, प्योर मेटल्स। क्या प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए इसको निकालना जरूरी होता है। द मोस्ट वाइडली फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिसके द्वारा हम, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इज व्हाट, जी रिफाइनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, जो भी इम्प्योर मेटल्स हैं उनकी रिफाइनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो याद रखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वो मेथड है जिसके द्वारा हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है जो रिफाइनिंग में यूज़ होता है, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स में यूज। तो इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है ये भी जानते हैं, चलिए। तो क्या बता रहा है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा ये समझ लो किसको किसको किया जा रहा है यहाँ पे, कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे निकल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बना देते हैं, इज मेड द एनोड। तो जो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम क्या बना देते हैं, उसको हम एनोड बना देते हैं। तो जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बना देते हैं, और एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड, और एक पतली सी स्ट्रिप प्योर मेटल की इसको हम कैथोड बना देते हैं। तो समझ लीजिए एनोड किसको बना जाएगा, इम्प्योर मेटल को, और एक पतली सी प्योर मेटल की स्ट्रिप को क्या बना दिया जाएगा, कैथोड बना दिया जाएगा। फिर क्या होगा, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको यूज़ करते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट। जो मेटल सॉल्ट है उसका एक सॉल्यूशन हम एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटल सॉल्ट का एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। दिस एपरेटस इज सेट अप इन द फिगर 3.12। ये 3.12 में देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए ये पूरा दिखाया गया पूरा। ठीक है, तो एनोड हमने इम्प्योर को बना दिया और कैथोड हमने प्योर पतली सी स्ट्रिप लगा करके। होता क्या है, ऑन पासिंग का करंट, करंट के पास करने पर क्या होगा, अब ऑन करंट क्या होगा, जब करंट को इसमें से हम पास करेंगे सेटअप में थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, जो एनोड से जो प्योर मेटल है वो डिजॉल्व होगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखिए जब करंट को पास करेंगे तो जो प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड, एनोड से प्योर मेटल जाकर डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक, और एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और उतना ही अमाउंट ऑफ जितना कि वहाँ से निकला है वो प्योर मेटल जाके कहाँ डिपॉजिट है, कैथोड पर। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। तो उतना ही अमाउंट का जो प्योर मेटल है वो जाके इलेक्ट्रोलाइट से जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो उतना ही अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जाके इलेक्ट्रोलाइट से निकलेगा और जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी, वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। और जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, सेटल हो जाएंगी
एट द बॉटम ऑफ द एनोड, ये एनोड के बॉटम पे जाके ये सेटल हो जाएंगी एंड आर नोन एज एनोड मड। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम एनोड मड के रूप में देखते हैं कि वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो गई है। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि एनोड के नीचे जो एनोड मड है वो एक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी के रूप में वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो एनोड मड के रूप में वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है एनोड के नीचे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे सेटअप पूरा बना हुआ है। देखिए इसमें क्या समझाया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ, अगर कॉपर कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोलाइट क्या इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ है वो क्या है, एक क्या है, वो सॉल्यूशन है किसका, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, यानी कि ये एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। ठीक, और जो एनोड है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर है, याद रखिएगा। जो एनोड है वो क्या है, इम्प्योर कॉपर है, और जो कैथोड है वो क्या है, एक स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। तो जो कैथोड है वो क्या है, ये जो कैथोड है ये एक स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है, और ये जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर है। ठीक है, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पे क्या होता है, जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट होता है ऑन कैथोड। ये आपको समझना बस सिंपल सा तरीका, और पूरा डिटेल तो मैंने समझा ही दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट होता है कैथोड पर। ठीक है, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं तो प्योर कॉपर जाके कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पर। ठीक, तो किस तरह से होता है ये आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसमें, इस पूरे डायग्राम में हो क्या रहा है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फिगर आपको बना के प्रैक्टिस कर लेना है कि इस फिगर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपको पूरा सॉल्व करना है, समझना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, लिखना है, चैप्टर को रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, जो भी चीज़ ना है उसको पूछना है, और सारी चीज़ों को एक एक लाइन एक एक शब्द को समझ समझ के फिर ये क्वेश्चन आंसर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए नया टॉपिक शुरू हो रहा है, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है भाई, मेटल्स को हमने बना लिया, ओर से हमने निकाल लिया, रिफाइन कर लिया, प्योर मेटल सब कुछ मिल गया। अब एक नई टर्म आ रही है कोरोजन। तो कुछ हमने पढ़ा था कोरोजन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी मतलब सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, थोड़े से काले हो जाते हैं कुछ समय के बाद, जब उनको ज़्यादातर वो हवा में एक्सपोज रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, याद रखना। तो ये देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है, भाई जो चांदी होता है, सिल्वर होता है, वो काला क्यों पड़ जाता है, किस सब्सटेंस के बनने की वजह से काला पड़ जाता है। तो वो एयर में मौजूद सल्फर से रिएक्ट होने की वजह से क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है और काला पड़ जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई चांदी के जो होते हैं चीज़ें वो काली क्यों पड़ जाती हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करता है एयर से, और एयर से मतलब रिएक्ट करता है वो, और एयर में मौजूद सल्फर से रिएक्ट करता है और एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना देता है, इसलिए वो काला हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि कॉपर रिएक्ट विद, कॉपर भी देखिए रिएक्ट करता है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर रिएक्ट करता है एयर में, और स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और ये अपनी जो शाइनी ब्राउन सरफेस होता है धीरे धीरे उसको खो देता है, और एक उसके ऊपर ग्रीन कोट आ जाती है, क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की सरफेस बन जाती है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, ये जो ग्रीन सब्सटेंस है कॉपर कार्बोनेट है। ये देखिए चीज़ों का कोरोजन हो रहा है, मतलब उनकी जो रियल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जा रही है, उनकी जो रियल शाइन है, रियल प्रॉपर्टी वो सारी बदल जा रही है, और क्या बन जा रहा है, कुछ ना कुछ और बन जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर के केस में कॉपर कार्बोनेट बन जा रहा है, सिल्वर के केस में क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड बन जा रहा है, और ये अपनी अपनी जो रियल प्रॉपर्टी होती है, रियल शाइन होती है, उसको ये लोग खो दे रहे हैं। जब आयरन को एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर से ज़्यादा समय तक तो क्या होता है, इट एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट।
आयरन के केस में एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, एक ब्राउन मतलब फ्लेक्स जैसा, भुरभुरा जैसा, पाउडर जैसा, कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पतले पतले कागज जैसे, उस टाइप का एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इसके ऊपर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ये होता है लोहे में, बोलते हैं ना लोहे में जंग लग गया है, तो ये लोहे में जंग लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कोरोजन के कारण, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन हो। देखिए सब में क्या होता है, सब में क्या होता है, कोरोजन होता है, मतलब उनकी अपनी रियल प्रॉपर्टी ख़राब होती है, उनकी ऊपर की जो एक लेयर होती है वो ख़राब हो जाती है और उस पर कुछ ना कुछ अलग बन जाता है। सिल्वर के केस में सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, कॉपर के केस में कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, और आयरन के केस में ब्राउन फ्लेक्स बन जाते हैं जिसको रस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। देखिए आप, अब आयरन देखिए कब उसमें रस्टिंग होती है जानने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कंडीशन यहाँ दी है, ड्राई एयर है, एक एयर है जिसमें लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट कर रहा है एयर को, और एक में देखिए एयर है और वाटर है और रस्टी आयरन नेल है। तो ये तीनों में यही दिखाया गया है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस जिसमें आयरन में रखता है। इन ट्यूब ए बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट, इन ट्यूब बी देर इज नो एयर डिजॉल्व इन द वाटर, एंड इन ट्यूब सी द एयर इज ड्राई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस एक्टिविटी में देखिए आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है कि जो आयरन नेल्स हैं, जो लोहे की जो कीलें हैं, रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, कि टेस्ट ट्यूब ए में जो होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, सब कुछ है, एयर भी है, वाटर भी है। ठीक है, तो एयर वाटर दोनों है, तो इसमें देखिए रस्ट लग जा रहा है, रस्टिंग हो रही है। तो क्या बोल रहा है, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, लेकिन उसमें टेस्ट ट्यूब बी और सी में रस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, और टेस्ट ट्यूब ए में हो क्या रहा है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में जो नेल्स हैं, जो आयरन की जो नेल्स हैं, लोहे की जो कीलें हैं, इनको एयर और वाटर दोनों मिल रहा है। ठीक, इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, और इन द टेस्ट ट्यूब सी द नेल्स आर एक्सपोज टू ड्राई एयर। तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई देखिए किस कंडीशन में रस्टिंग हो रही है, उसको एयर और वाटर सब कुछ चाहिए तभी रस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रस्टिंग वाला काम, कोरोजन का, आयरन का कब होता है कब नहीं होता है। ठीक, पता लग गया ना आपको ये। इसके बाद बोल रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन को रोका कैसे जाएगा भाई, कोरोजन हो रहा है, देखो आयरन हो चाहे सिल्वर हो चाहे कॉपर हो, सब कुछ खराब हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बता रहा है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन को कैसे कर सकते हैं, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर रहे हैं कि आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगने को किस प्रकार से ये लोग रोक रहे हैं, कौन सी प्रोसेस करके हम रोक सकते हैं। एक तो लोहे को पेंट कर दो, दूसरा उसमें ऑयल लगा दो, तीसरा उसमें ग्रीस लगा दो, उसको गैल्वेनाइज कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो और एलॉय बना दो। तो ये सारी प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्टिंग से रोक सकते हैं। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, सारी प्रोसेस के नाम बिठा लीजिए, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें करके हम लोहे के कोरोजन को रोक सकते हैं। मतलब लोहे में जंग लगने को हम इस तरह से रोक सकते हैं, नहीं तो लोहे में जंग लग जाएगा और लोहा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब बता रहा है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। पहले समझिए गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, स्टील को, आयरन को फ्रॉम रस्टिंग। तो हम स्टील को और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। तो होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है, बाई कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की एक पतली सी लेयर दूसरे मेटल जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टील है या आयरन है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पतली सी लेयर से उसकी कोटिंग कर देते हैं, मतलब उसकी एक पेंटिंग जैसी कर देते हैं, एक कोट चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, एक लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं। किसकी लेयर लगा देते हैं,
जिंक की, तो जिंक की लेयर को स्टील पे या आयरन पे लगाना ताकि उस पर कोरोजन ना हो, ताकि उस पर रस्टिंग ना हो, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, गैल्वेनाइजेशन। तो जीवन भर याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, भूलना नहीं है जीवन भर। अब गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वी कैन प्रोटेक्ट द स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्टील को और आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, हम जिंक की एक पतली सी लेयर इनके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इसको हम कोट कर देते हैं विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। सो वी कोट द स्टील और आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अब बोल रहा है द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर मान लो जिंक कोटिंग ब्रोक हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी वो जो प्रोटेक्टेड आर्टिकल है उस पर रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने जान ली कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। दूसरा क्या बोलता है, एलॉइंग। अब एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। देखिए एलॉइंग वो तरीका है जिसमें हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छा बना देते हैं। क्या करते हैं, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड, और हमें वो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज उस चीज में मिल जाएंगी जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, किसके द्वारा, एलॉइंग के द्वारा। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लीजिए, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आपको पता है कि लोहा हर जगह यूज होता है, तो आयरन क्या है, सबसे वाइडली यूज्ड मेटल है। बट इट इज नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट, लेकिन आयरन को कभी भी हम प्योर स्टेट में यूज नहीं करते। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजली व्हेन हॉट। क्योंकि देखिए जो प्योर आयरन होता है, जो शुद्ध लोहा होता है, वो बहुत ही नरम होता है और ये आसानी से स्ट्रेच हो जाता है जब ये हॉट होता है। जब ये गर्म होता है तो आसानी से वो चिपक जाता है, फैल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम मिक्स कर दें कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर हम लोहे में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दें, अगर हम आयरन में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दें, कितना परसेंट, 0.05%, थोड़ा सा अगर हम कार्बन मिला देते हैं तो हो क्या जाता है, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रांग। तब लोहा जो होता है वो कैसा बन जाता है, बहुत ही हार्ड बन जाता है और बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। यानी कि लोहे को प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिला देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिला देते हैं, जिसकी वजह से लोहा क्या बन जाए, हार्ड एंड स्ट्रांग। तो लोहा हार्ड एंड स्ट्रांग कब होता है, लोहा हार्ड एंड स्ट्रांग तब होता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है। लोहा प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। जैसे यहाँ इस केस में दिया है कि हम लोहे में हमने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया हमने अबाउट 0.05% तक। तो हमने अबाउट 0.05% तक हमने क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम। अब दूसरी चीज देख लीजिए, आयरन के साथ कार्बन मिला है, जब आयरन को हम निकल और क्रोमियम से मिला देते हैं तो वी गेट स्टेनलेस स्टील। याद रखना स्टेनलेस स्टील में क्या हो जाता है, आयरन, निकल, क्रोमियम, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, स्टेनलेस स्टील। घर में हम लोग देखते हैं ना, मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, बहुत सारी चीजों पे आप घर में देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसका मतलब क्या है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है। तो याद रखना, दिमाग में घोड़ के इसको बिठा लेना कि भाई आयरन में, लोहे में अगर हम क्या मिला दें, निकल मिला दें और क्रोमियम मिला दें, यानी कि आयरन, निकल, क्रोमियम तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमें अलग से दूसरी दूसरी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। ये कैसा होता है, ये हार्ड होता है और इसमें रस्टिंग भी नहीं होती है। तो देखिए आयरन में हमने निकल और क्रोमियम मिला दिया तो ये स्टेनलेस स्टील बन गया, और ये कैसा बन गया, ये हार्ड हो गया और इसमें रस्टिंग भी नहीं होती है, और इसमें जो है क्या नहीं लगता है, जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि ये जो हार्ड है ये, इसमें रस्ट भी नहीं लगती, तो ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ है, आयरन में, आयरन में क्या मिला के, निकल और क्रोमियम मिला के, तो इसी को बोलते हैं एलॉइंग। Thus, if iron is mixed with some other substance, its properties change। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर आयरन को किसी और सब्सटेंस के साथ मिला दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। जो उसमें कमियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सुधर जाती हैं। तो इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंस। हालांकि अगर किसी भी मेटल की हम बात करें तो किसी भी मेटल को अगर हम दूसरे मेटल से मिला देते हैं तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो अब बोल रहा है कि द एडेड मे बी ए मेटल और नॉन मेटल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल से मेटल मिलेगा, जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है वो मेटल और या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिए कि एलॉय क्या होता है, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और ए नॉन मेटल। एलॉय क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है।
एलॉय जो होती है एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो एलॉय जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो मेटल्स होते हैं या एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, और इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। जो मेन मेटल होता है पहले प्राइमरी मेटल, उसको पहले हम मेल्ट करते हैं एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स, और फिर उसमें दूसरे मेटल्स हम डिजॉल्व कर देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स मात्रा में कि इसमें इतना ही पड़ेगा, इतना बाई इतना ही पड़ेगा। फिर उसको हम इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर, और फिर इसको रूम टेम्परेचर तक हम ठंडा कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या होता है दिमाग डालिए। एन एलॉय इज अ क्या? एन एलॉय इज अ क्या? एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एक एलॉय जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। ठीक, इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो एलॉय जो होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ बदल जाती हैं। जहाँ हमें लग रहा होता है कि हाँ कुछ हमें नुकसान हो रहा है तो उसमें हमें फ़ायदा होने लगता है। ठीक है, तो ये डू यू नो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर देखिए इसके बाद थोड़ा सा और ये बचा। हाँ, अब बता रहा है कि इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर मान लीजिए आपके पास एक मेटल मरकरी है, देन द एलॉय इज़ नोन एज एन एमलगम। अगर मान लो आप एलॉय ऐसी बना रहे हैं जिसमें अगर एक मेटल क्या है? मरकरी है। अगर हम एलॉय बना रहे हैं और उसमें अगर एक मेटल क्या है? मरकरी है, तो उस एलॉय को क्या बोलते हैं हम? एमलगम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एमलगम किससे बनता है? मरकरी के साथ किसी और मेटल को मिलाने से वो बोलता है, वो बन जाता है एमलगम। तो आपको याद रखना है कि अगर एक मेटल मरकरी है और उसको किसी और के साथ मिलाया जा रहा है और एक ऐसी एलॉय बन रही है जिसमें एक मेटल मरकरी है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एलॉय। इसी को बोलते हैं एमलगम। ठीक है, तो एमलगम जो है मरकरी से किसी की एलॉय बनती है तो वही एमलगम कहलाता है। फिर आगे बता रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन ऑफ प्योर मेटल्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एलॉय का, वो क्या होता है? वो लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल होता है। तो प्योर मेटल से वो हमेशा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एलॉय की, वो क्या होता है? लेस देन प्योर मेटल होता है। यानी कि प्योर मेटल से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी एलॉय का, वो हमेशा लेस देन प्योर मेटल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे ब्रास की बात करें, तो ब्रास क्या है? ब्रास ये एलॉय है कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक की एलॉय क्या है? ब्रास है। ब्रॉन्ज क्या है? ये एक एलॉय है कॉपर और टिन की। ठीक है, तो ये देखिए एलॉयज दो दो चीज़ों को मिला के मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ब्रास की, तो ब्रास क्या है? ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से मिल के बना है। ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर और टिन से मिल के बना है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। लेकिन कॉपर जो खुद अकेले यूज होता है प्योर फॉर्म में, जब कॉपर यूज होता है तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। लेकिन देखिए जब कॉपर को हम ब्रॉन्ज में यूज़ कर रहे हैं टिन के साथ, या जब हम कॉपर को ब्रास में यूज़ कर रहे हैं जिंक के साथ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जो होता है, देखिए सोल्डर जो होता है ये भी एक क्या है? एलॉय है। किसकी किसकी? लेड और टिन की, पीबी और एसएन की। ठीक है, लेड और टिन की। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। और जो सोल्डर होता है इसको हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को टुगेदर हम वेल्ड कर दें, उसको जोड़ दें। ठीक है, तो सोल्डर क्या है? एक एलॉय है। सोल्डर किसकी किसकी एलॉय है? लेड और टिन से मिलके बनता है। तो सोल्डर एक ऐसी एलॉय है जो लेड और टिन से मिलके बनती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इसको वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। किसकी वेल्डिंग में? इलेक्ट्रिकल वायर्स को टुगेदर वेल्डिंग में, यानी कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, अपना ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 हमारा ये ख़त्म हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर को पढ़िए, समझिए, रीड करिए, वीडियो को देखिए,
कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे फिर से बताइए, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आंसर ना समझ में आए तो पूछिए, सारी चीज़ों को लिखिए, पढ़िए। बहुत आराम आराम से आपको करना है, चीज़ों को समझना है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक है। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब पूरे चैप्टर हो गया है। अब इसको आप पढ़िए, समझिए, सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करिए, पूरा याद करिए, मन लगा के पढ़िए। जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछिए बिना किसी संकोच के। So if you have any doubt, you can ask me anytime, and I will come up with a separate video for that for you, so that you can understand the topic very well. तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो अलग से बना के आ जाऊँगा। वैसे मैंने पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द समझा दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप पूरी ये समरी भी पढ़ लीजिएगा। ये होता है ना, व्हाट यू हैव लर्नड, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें बहुत सारे काम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पूरे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, जो भी डाउट हो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपना होमवर्क पूरा करिए, लर्न करिए और मुझे बताइए कि कितनी तैयारी हो रही है। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे फिर से पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।